नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए हमें, हम आपको बेहतरीन वीडियो देंगे। और ये मत सोचिए यू बोर्ड पे है तो भाई भाग जाएं। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि हमारे वीडियो के ऊपर CCC नाम का एक आपको बटन दिखेगा, उसे आप चालू करिए। वहाँ से आपको कैप्शन चालू हो जाते हैं, जिससे आपको हिंदी में नीचे लिखा लिखा चीज़ें आएंगी। तो जो हम बोलेंगे वो अगर आपको सुनने में कहीं अस्पष्टता होती है तो वो लिखा लिखा आ जाता है, जिससे कि बेहतरीन ढंग से आप पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई एक आवेश है जो कि -Q है। ये बिंदु हमने A मान लिया। चलिए मान लेते हैं इस बिंदु को हम A। यहाँ से कुछ दूरी पर हम मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास +Q आवेश है जो कि बिंदु B पर है। ठीक दोस्तों, अब ध्यान देते रहिएगा, और कोई काम ज़्यादा करना है नहीं। हम इसको थोड़ा सा जो है परफेक्ट मिला देते हैं, जिससे कि हमारा डायग्राम तो कम से कम बेहतर बन सके। ठीक, तो थोड़ा सा इसको मिलाते हुए हम चलेंगे तो ये हमारा मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं। ये हमने मान लिया O है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम D मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम D मानते हैं। हमने इसी बिंदु से कुछ दूरी पर, इसी बिंदु से हम कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, P। एक बिंदु मान लेते हैं जो कि क्या है दोस्तों, P। तो ये बिंदु हमने मान लिया, ये हमारे पास बिंदु P है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करनी होगी। देखिए इस आवेश बिंदु से हमें वहाँ तक की दूरी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। अभी देखते रहिएगा। एक बिंदु आवेश हमने थोड़ा सा मतलब इधर भी लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनानी पड़ेगी। तो ये आप एकदम इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं। विजुअल पॉइंट एकदम बेहतरीन, सही से विजुअल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि ये हमने मिड पॉइंट O माना है, ये मिड पॉइंट हमने O माना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये -Q है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी दोस्तों, वो जानते हैं आप कि इसी तरफ होगी, इसी तरफ, इसी दिशा में, इसी की साइड में इस तरफ होगी। परंतु ये +Q है, जिसके कारण इसकी दिशा तो भैया इस तरफ होगी, इस तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बीच में इनके घटकों को खींचते हैं और इसको हम थीटा मानते हैं, इसको भी हम थीटा मानते हैं, तो ये एकांतर खंड का कोण होने की वजह से ये थीटा हो जाएगा, और ये संगत कोण होने के कारण ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अगर इनको हम इधर जो है एक लंब मान के खींचते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, तो देखिएगा कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास E1 cos थीटा होगा, ये हमारे पास E2 cos थीटा होगा, ये हमारे पास E2 sin थीटा होगा, ये हमारे पास E1 sin थीटा होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, विजुअल होता। हाँ, अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे E1 sin थीटा कैसे हुआ, यहाँ पे E1 cos थीटा कैसे हुआ, तो 2 मिनट समझिएगा। कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जाता है कि भैया जब जिधर थीटा होता है उधर कॉस लिया जाता है, और थीटा के उस साइड आपको साइन थीटा लिया जाता है। ठीक, ये होता है, बात आया समझ में। तो यहाँ पे हमने वही रूल लगाया। अगर हम इसके बीच की दूरी r मान लेते हैं, अगर इसके बीच की दूरी हम r मान लेते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से हम इसे भी r² प्लस d का स्क्वायर कह लेंगे, और इस साइड को भी हम r² प्लस d का स्क्वायर कह लेंगे। जिनको नहीं समझ में आया मैं बता दूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना बाबू। अब अगर ये होता है तो ये समझिए कि जो कर्ण है ये वाला था, तो ये कर्ण का स्क्वायर। अभी हमने लंब क्या माना है दोस्तों, r², और आधार हमने क्या माना है दोस्तों, d का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर था भैया, तो हमने कर्ण स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पे r² प्लस d का स्क्वायर हुआ। दोनों साइड में सेम आने वाला है। इतना समझ में आया ना, इतना आया ना, बाकी सब आएगा, बस देखते रहो।
बाकी देखते रहो बेटा, सब कुछ आएगा। अब ध्यान देना कि जब हमने क्या किया, जब यहाँ पे हमने इसको थीटा माना, इसको थीटा माना, तो ये हमारा एक आंतरखंड का कोण बना, जिसके कारण ये हमारे पास थीटा आया। तो हमने क्या देखा कि ये थीटा की ओर कोण है, इसलिए इवन के कारण बन रहा था, तो हमने इवन कॉस थीटा लिखा। और उधर हमने क्या देखा कि ये भी कॉस, ये इस तरफ में था। अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो आप ध्यान दे सकते हैं, देखिए ये इस तरीके से था, तो जो ये है, ये वाला कोण आपका इस तरफ जा रहा था, इसलिए मैंने इवन कॉस थीटा लिया। और ये वाला कोण आपका इस तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको इवन साइन थीटा लिया। अगर आप देखिए तो ये वाला कोण आपका इस तरफ आ रहा था, तो मैंने इवन कॉस ई2 कॉस थीटा लिया। ये इस तरफ जा रहा था, ई2 साइन थीटा लिया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत जरूरी चीज थी। इतना समझ में आया? बहुत सही। अब हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, बहुत ही जरूरी चीज हम लिख रहे हैं, प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत विभव, पी पर माफ करिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण जब हम चेक करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, E1 बराबर, देखिए आप माइनस के कारण भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो E1 बराबर हम लिखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, यानी करणी में R प्लस डी का स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर। अब दिशा लिखनी होती है, तो हम क्या जानते हैं कि B से P की ओर, तो B से P की ओर दिशा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी आपको बताया कि B से P की ओर ही आपकी दिशा है, जो दिशा है आपकी B से P की ओर, या देखिए भैया यहां से यहां निकल रही है, तो B से P की ओर दिशा है। ठीक, अब आगे देखिए, अब आपका प्लस का तो हो गया, अब आप माइनस क्यू के कारण देखेंगे, तो माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम माइनस क्यू के कारण देखेंगे यहां से यहां तक, तो हम पाएंगे कि भैया E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर, यानी यही होने वाला है, R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर करनी में, और ये आपका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये P से A की ओर है, ये क्या है दोस्तों, P से A की ओर, ये क्या है, P से A की ओर, ये हम इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो E1 है और जो हमारा E2 है, जो हमारे पास E1 और E2 है, देखिएगा ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक, अब अगर हम देखें तो E1 साइन थीटा हमारा इस साइड में आ रहा है, और E2 साइन थीटा ऊपर की तरफ, यानी ये दोनों विपरीत दिशा में है, जिसके कारण ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण ध्यान दीजिए, होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, निरस्त हो जाएंगे। परंतु हम लिखेंगे E2 cos थीटा और साइन E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम जान लिए भैया, तो क्या हो जाएगा कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए E1 और E2 बराबर है, यहां पे हमने देखा, तो हम लिख सकते हैं क्या, E1 की जगह पे E2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। ठीक, जिससे हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, E बराबर 2E1 cos थीटा,
ये आ जाएगा हमारे पास। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, अब इसी पे हम जो कार्यवाही करेंगे इसी पे करेंगे। अब देखिए हमें पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2, अब देखते रहिएगा कि ई बराबर हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। हमने स्क्वायर से करनी को कैंसिल कर दिया तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का क्या अर्थ होता है। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा का अर्थ क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी, और कर्ण क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। यही है ना, यही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो डी और ये हो जाएगा हमारे पास करनी में आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि ये जो हमारे पास 2 बचा है, ये हमारे पास जो 2 है, और ये Q और ये D हम इसको 1 में रख रहे हैं, ठीक। और ये नीचे हमारा 1 ये आपका 4πε0 इसी तरीके से। ये जो है इस पे घात 1 है, और अगर हम इसको करें, इस करनी को हटा के घात लगाएंगे तो 1/2 लगेगा। तो यहाँ से क्रॉस होगा 1 भैया आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर पे घाते 1 क्रॉस नीचे आर स्क्वायर प्लस डी पे स्क्वायर 1/2, ये इस तरीके से। ठीक दोस्तों, एक बार चेक करते हैं क्या नीचे तक आ रहा है हमारे पास। बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे हम। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये 1 घात का, ये 2 घात का, ये घात घात जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ऊपर देखिए ये हमारे पास जो 2QD है, जो हमारे पास 2QD है, ये द्विध्रुव का सूत्र है, तो हम इसको रख देंगे P। नीचे हो गया 4πε0। जब हम इसको और इसको 1 करेंगे भैया तो ये जुड़ जाएंगे 1/2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3/2। ये हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों 3/2। तो यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसके आगे का गेम, इसके आगे का गेम बहुत ही भयानक गेम, हाँ दोस्तों बहुत ही भयानक। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो D है, ये जो D है वो क्या है, वो D R से बहुत छोटा है, नगण्य है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं कि P 4πε0 इंटू 1, ध्यान दीजिएगा विजिबल हो रहा है दोस्तों, विजिबल हो रहा है, जी हाँ विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए P 4πε0। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम आर स्क्वायर और D को अब नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर 3/2। यहाँ पे D क्या हुआ, गायब किया हमने। क्यों गायब किया, हम लिखेंगे चूंकि D बहुत ही ज़्यादा छोटा है R से, अर्थात नगण्य है। क्या है, नगण्य है। हमने इसको लिख के अर्थात नगण्य है ये लिखकर हमने अपना काम चला लिया। अब जिसकी वजह से हम थोड़ा इसी के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा देखिएगा कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे हम इसी को, अब देखिए 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ई बराबर, हमारे पास ई बराबर होने वाला है 1/4πε0, 1/4πε0। P को हम यहाँ पे दे देंगे दोस्तों। और ये देखिए जब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो R पे घाते 3 बचा। यही सूत्र दोस्तों हमें ज्ञात करना था, यही सूत्र दोस्तों हमें ज्ञात करना था। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से आया, कोई जल्दबाजी, कोई सिस्टम गलती नहीं, एकदम सही ढंग से आर पे घाते 3। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो हमने निरक्ष स्थिति में प्राप्त किया है दोस्तों, बेहतरीन ढंग से प्राप्त किया है और एक मधुरता के साथ प्राप्त किया है। आशा करते हैं कि आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से पढ़ाने का प्रयास। एक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।